जब भी हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट होते हैं और जब भी मेंटेनेंस का कोई केस होता है तो अक्सर एक लॉयर एडवाइस देते हैं हस्बैंड को कि आप अपनी जो पे स्लिप है ना उसको हटा दो या उस पे स्लिप को अपने ऑफिस में जाके कम करवा दो, ताकि जब मेंटेनेंस देने की बात आए तो आपको उतनी मेंटेनेंस ना देना पड़े। अक्सर ऐसा हम एडवाइस सुनते आए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ सकता है? अब फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो आपको वीडियो देखने के बाद पता लगेगा। हाल ही में 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मेंटेनेंस पर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और बताया है कि क्या हस्बैंड की इनकम के बेसिस पे मेंटेनेंस तय होगी या नहीं, और होगी तो कैसे। उन सारी बातों को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। मैं हूं एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए और आपको बताता है सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट्स के बारे में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, आप किसी केस का कोई सोल्यूशन चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर मुझ तक या मेरी टीम तक पहुंचकर आप अपने केस का घर बैठे सोल्यूशन भी पा सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। जब भी हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट होते हैं तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन वाइफ डालती है वो होती है 125 सीआरपीसी की, जो ये कहती है कि मुझे मेंटेनेंस दिलाई जाए, मैं अपने जीवन यापन नहीं कर पा रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को घर को मुझे छोड़ना पड़ा है क्योंकि हस्बैंड मुझसे साथ क्रूरल्टी करता था या XYZ ग्राउंड है, इस कारण से मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे प्रॉपर मेंटेनेंस दिलाई जाए। 125 सीआरपीसी में नोटिस इश्यू होते हैं, हस्बैंड को बुलाया जाता है और उसकी जो भी एविडेंस लीड होती है, यानी उसकी जो एफिडेविट मूव होता है कि उसकी कितनी इनकम है, उसके बेसिस पे दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद जो फैमिली कोर्ट होती है वो 125 सीआरपीसी में ऑर्डर पास करती है और उस लेडी को मेंटेनेंस को दिलाती है। और जब ये 125 को डिसाइड करते हैं तो कई बार फाइनल डिसाइड करने से पहले इंटरिम मेंटेनेंस भी दिलाती है। इंटरिम मेंटेनेंस यानी जब तक वो पिटिशन वो उस कोर्ट में पेंडिंग है, मीनवाइल तब तक आपको कुछ मासिक भत्ता दिलाया जाए, इसलिए इंटरिम मेंटेनेंस भी डिसाइड करती है कोर्ट। और जब फाइनल डिसाइड होता है तो वो इंटरिम को उस फाइनल में समायोजित कर लेती है और एक फाइनल ऑर्डर कर देती है। तो ये तो होता है बेसिक सेक्शन 125 सीआरपीसी का कानून। अब हम बात कर रहे हैं 2022 के एक लैंडमार्क जजमेंट की, अंजू गर्ग वर्सेस दीपक कुमार गर्ग की। इस केस में हस्बैंड वाइफ की शादी जब हो जाती है तो शादी के बाद उनमें आपस में बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं। जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो वाइफ अपने हस्बैंड का घर छोड़ के चली जाती है। जो वाइफ जाती है तो वो सबसे पहले 125 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में डालती है। वो ये कहती है कि मैं अपने हस्बैंड की क्रूरल्टी के कारण उनका घर छोड़ के आई हूँ, मैं मेरे साथ मेरे बेटे और मेरी बेटी को भी लेके आई हूँ और हम टोटल 3 जने हैं जो कि अपने हस्बैंड पे यानी उनके बच्चों के फादर पे डिपेंडेंट थे, तो मुझे उनसे एक मासिक भत्ता यानी जो मेंटेनेंस है वो मुझे दिलाई जाए। फैमिली कोर्ट जब उस लेडी की बात सुनती है और जब हस्बैंड को नोटिस इशू करके बुलाती है और हस्बैंड की सारी एविडेंस को देखती है तो ये डिसाइड करती है कि वाइफ को 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये होता है कि हस्बैंड ये एविडेंस लेकर आता है कि मैं 1 रुपये भी नहीं कमाता, तो मैं किस खाते में अपनी वाइफ को पैसे दूं। तो वाइफ के हद तक वो एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है। अब रही बात डॉटर की, तो लंदन फैमिली कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जो डॉटर है वो 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, इसलिए अब वो मेजर है तो उसको किसी भी तरह की मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जो सन है वो 18 साल से कम है, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं हस्बैंड को कि वो 6000 रुपीज़ पर मंथ उस बच्चे को देगा जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर जो लेडी होती है, जो वाइफ होती है, वो पहुंचती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखता है और उस लेडी की जो अपील होती है उसको डिसमिस कर देता है। इन दोनों ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर वो वाइफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट दोनों ऑर्डर्स को डिटेल में पढ़ती है, दोनों पार्टी की तरफ से जो आर्गुमेंट्स आते हैं उनको सुनती है, जो उनके एविडेंस और एफिडेविट आती है उनको देखती है और फाइनली जब उस केस को डिस्कस करती है तो कहती है कि हमें सबसे पहले सेक्शन 125 के ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी है। 125 सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो एक महिला है जिसको हस्बैंड ने अपने घर से निकाल दिया है उसको मासिक भत्ता दिया जाए, उसको कुछ खर्चा पानी दिया जाए ताकि वो अपने जीवन का व्यापन कर सके। यही नहीं, अगर उसके साथ उसके बच्चे हैं यानी सन डॉटर जो भी हैं, वो उनका भी कपड़ा, जो उनकी पढ़ाई है, उनका बेसिक खर्चा उठा सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यही 125 का उद्देश्य होता है। और जब ये 125 का उद्देश्य है तो फैमिली कोर्ट ने कैसे ये डिसाइड कर दिया कि वाइफ को 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट उस बात पे आई हस्बैंड के आर्गुमेंट पे, जहां हस्बैंड एक आर्गुमेंट करता है कि मैं पैसे नहीं कमा सकता या मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं किस कंडीशन में अपनी वाइफ को पैसे दूं। और जिस ग्राउंड पे फैमिली कोर्ट ने वाइफ की पिटीशन को यानी जो वाइफ की एप्लीकेशन को डिसमिस किया था, उस आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि पैसे नहीं होना
और पैसे नहीं कमा पाना दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आप एज अ हस्बैंड पैसे कमा सकते हैं, आपके पास पूरी कैपेबिलिटी है कि आप कमा सकते हैं। अब आप क्यों नहीं कमा रहे हैं या आप कोई रुपए नहीं कमा रहे हैं, इसके लिए हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है या वाइफ की कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर आप कमा सकते हैं और फिर भी नहीं कमा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा, क्योंकि यही 125 सीआरपीसी की मूल भावना है जो ये कहता है कि आपको अपने जो भी डिपेंडेंट होते हैं जैसे वाइफ या बच्चे, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है। जब इस उद्देश्य के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सेक्शन को डिस्कस किया तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि यस, फैमिली कोर्ट गलत थी कि उसने उस वाइफ को किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं दिलाया। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वाइफ को ये बोला कि अब आपको हर मंथ 10,000 मिलेंगे थ्रू हस्बैंड, और हस्बैंड को डायरेक्शन दी कि अब आपको 10,000 अपनी वाइफ के अकाउंट में जमा कराने हैं। साथ ही साथ जो बच्चे के लिए 6,000 थे उस ऑर्डर को भी बरकरार रखा, यानी वाइफ को 10,000 और उस सन को 6,000 पर मंथ। और रही बात डॉटर की, तो वो सेक्शन में इटसेल्फ मेंशन्ड है कि अगर कोई चाइल्ड यानी जो 18 साल से कम का होता है वहाँ तक उसको मेंटेनेंस मिलती है, अनलेस कि वो फिजिकल या मेंटल कोई डिसेबिलिटी हो। लेकिन जैसे वो मेजर हो जाता है उसके बाद हस्बैंड की या फादर की वो लायबिलिटी उस सेक्शन 125 सीआरपीसी में नहीं रह जाती। लेकिन मैं आपको यहाँ एक कानून की बात और बता दूँ कि अगर वो डॉटर 125 में क्लेम नहीं कर सकती तो क्या हुआ, वो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में क्लेम कर सकती है। खैर 125 को जब डिस्कस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हस्बैंड नहीं कमा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाए और वो अपनी वाइफ को पैसा नहीं दे। अगर वो कमा सकता है, इफ़ इज़ कैपेबल टू अर्न, देन ही हैज़ टू मेंटेन हिज वाइफ। इस बात के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि जब आपने वीडियो देखा होगा तो आपको काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उस तक पहुँच कर अपनी सारी कानूनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और भी कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताइए, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।